प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी साथियां हैं, आपका साथी धन्नालाल नागर को राम राम। और साथ में बीनू बेन को भी घणो घणो राम राम। बीनू जी देखो, अपना किसान साथी लोग जो है बाहर खेती बाड़ी का कामकाज में बड़ा जोरा से लाग रहा है और समय भी बड़ो असोई है, क्योंकि कोई साथियों ने अपनी सोयाबीन की फसल तैयार कर ली है, कोई ने उड़द की तैयार कर ली है और अब जो है खरीफ की तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब रबी की फसल की तैयारी अपना साथी लोग करवा की तैयारी में है। हाँ, आपने बिल्कुल साची बात की। देखो अबार किसान भाई बहन अपना अश्वगंधा की, लहसुन की और सरसों की तैयारी कर रहा है, तो कशा आ गई ने तैयार करे, क्योंकि यह जो फसल है जल्दी अपना साथी लोग ले सके। सरसों की अक्टूबर का पहला सप्ताह में ले सके, साथ ही साथ अश्वगंधा भी लगा सके और लहसुन भी अपना साथी लोग लगा सके। अनके लिए वे जो है खेत में उर्वरक लाख रहा है, हकाई जुताई कर रहा है, अन्य प्रकार से अपना किसान साथी लोग जो है तैयारी में लग गया है। और साथ ही साथ में बिनू जी देखो, आज है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो थोड़ी सी इनके ऊपर भी अपनी चर्चा हो जाए तो बढ़िया रहे। हाँ बिल्कुल। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो इमा लड़कियां ने सशक्त कशा करे जावा। सही बात है, यही उद्देश्य अपने सरकार को है कि भाई महिला या बालिका को जो है पूरा जो अधिकार है उन्हें दियो जावे। जैसे शिक्षा को अधिकार है, चिकित्सा को विभाग है, समानता को अधिकार है, अन्य प्रकार से बालिकाएं पूरा अधिकार मिलना चाह रहे। इसका साथ ही साथ वहाँ पोषण भी अच्छो मिलनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि स्वस्थ रहोगी तभी तो वह आगे और काम कर सके। सही बात है। देखो अपना घर का गाँव में आज भी घना लोगों की ऐसी मानसिकता है कि छोरियां कहीं करेगा, जो पढ़ा लिख जो छोरा है वही सब कुछ कर लेगा। तो यह एक सोचबा की बात है लोगों की। कहीं मानसिकता रहे कि भाई छोरा ही पढ़े लिख लेगा तो कहीं करेगा, छोरिया ने पढ़ा कहीं करना है, तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। अपना साथियां लड़कियां भी जो है बराबर की समानता को, शिक्षा को अधिकार देना चाहिए। साथ ही साथ में अपना कुछ ऐसा गांव भी है अपना क्षेत्र में जो बाल विवाह कर दे, छोटा सा बच्चा बच्ची के आज भी जो है वे शादी ब्याह कर दे, तो अशुभ नहीं अपना साथियां ने करना चाहिए। और कम से कम 18-21 साल की जो अपना बालिका हो, बड़ी हो या बादी, उनकी शादी करे और जहाँ तक उन्हें बढ़िया शिक्षा मिलनी चाहिए, बढ़िया पोषण मिलना चाहिए। बालिका की एक परिपक्व उम्र में शादी होगा, क्योंकि भविष्य में कई चुनौतियों को सामने आना करनी पड़े। सही बात है। तो यार सब ने देखता वहाँ और महिला ने सशक्त बनावा के लिए और बालिका को पोषण अच्छो रेवा, इसका साथ ही साथ कई चीजा जैसा कि वहाँ का जो अधिकार है वहाँ की जानकारी वाना हुआ, ये सब उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का हुआ। सही बात है बीनू जी। साथ ही साथ में आज अपन चर्चा में बात करांगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस का रूप में ये जाने जावे। ये कार्यक्रम कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण मध्यम अमेरिका और कैरेबियन में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयासाएं पर्यावरण शिक्षा के लिए समर्पित है। साथियों, इनमें जो है अपना पक्षी है, उन्हें भ्रमण, कला प्रतियोगिता, प्राकृतिक उत्सव, प्रस्तुतियां, ये कार्यक्रम भी कई जगह किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को कार्यक्रम अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा और जो है लोगों में जागरूकता लावा के लिए मनाई जा रही है। हाँ, और इस साल 2025 की जो थीम है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की, वह साझा स्थान, पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनावा की। तो इसका अंतर्गत शहर का जो क्षेत्र है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ में पक्षी कशा सुरक्षित रह सके, इका बारा में वहाँ को आवास को ले और वहाँ को अनुकूल वातावरण मिल सके, के लिए प्रयास करवा पर जोड़। सही बात है। तो बिनू जी, याद थी आज की अपनी चर्चा की बातचीत, पर साथ ही साथ में आज का अपना कार्यक्रम में एक किसान है जो एक पढ़ा लिखा शिक्षित किसान है, प्रगतिशील किसान की सफलता की जो कहानी है आज का कार्यक्रम में ले रहा है। तो आप बताओगे आज का जो अपना किसान है वो कौन है? आज अपन एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी सुनेगा और वह है जानकी लाल जी नागर। तो आओ सुना यहाँ की सफलता की कहानी जानकी लाल जी की जुबानी। तो नागर साहब, कार्यक्रम में आपको घणो घणो स्वागत है। राम राम साहब। राम राम साहब। जानकी लाल जी, आप कहाँ तक पढ़ा लिखा? जी, मैंने MA BEd कर रखा है। खेती बाड़ी भी करो छो? बिल्कुल। तो कितनी बीघा जमीन है आपका? मेरे पास 5 बीघा जमीन है। इतनी कम जमीन होया बाद भी आप बहुत अच्छी खेती कर रहे हो और उत्पादन भी अच्छो ले रहे हो। हाँ जी। तो इसको कई कारण? इसके लिए मैंने सबसे पहले जैसे ही खेती को संभाला है तो मैंने ये फील करा कि जो हमारे पिताजी थे वो किस तरीके से खेती को कर रहे थे। तो मैंने ये महसूस करा कि सबसे पहले तो उन्होंने खेती में जो अपने मिट्टी रहती है उसकी जाँच नहीं करा रखी थी। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने मिट्टी की कभी कभी जाँच कराई क्या? तो उन्होंने कहा कभी नहीं करी। तो सबसे पहले तो मैंने उसको मिट्टी की जांच कराई और मैंने ये पता लगाया कि वास्तव में
इसमें मिट्टी में कौन से उर्वरक की कमी है, ये चीज मैंने पहले करी। फिर उसके बाद फिर मैंने तलाश करी इसके बारे में कि भाई मिट्टी की जांच कहाँ होगी, तो मैंने उसकी मिट्टी की जांच कराने के बाद उसमें जो आवश्यकता थी मिट्टी को, वो उर्वरक मैंने उसको दिए कि भाई लहसन के लिए क्या चाहिए, टमाटर के लिए क्या चाहिए, इन चीजों को मैंने उस खेती में डाला। कानकीलाल जी, आप पढ़ा लिखा होबा के बाद जब आप पढ़ा लिखा रहा था तो फिर कशा संघर्ष करे और कशा विचार आपने आयो कि भाई मुख्य खेती बाड़ी करनी चाहिए? हाँ जी, मैंने काफी समय तक, कम से कम 5-6 साल तक मैंने सरकारी नौकरी का प्रयास करा। जब बिल्कुल मैं असफल हो गया, कुछ नंबरों से मैं रह गया, और जैसे मैंने असफल हो गया तो मैंने ऐसा महसूस करा कि यहीं रुकूं या फिर बाहर जाऊं, सिटी में जाऊं, किसी संस्था में काम करूं, प्राइवेट जॉब करूं। तो उस समय मेरे को फील आया कि जो हम बाहर जाके कमा लेते हैं, क्यों नहीं वही प्रयास करें कि हम गांव में घर में ही रह के वो सब कुछ करें जो बाहर जाके व्यक्ति कमा लेता। इसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले अब देखिए, आपके गाँव में रहने से क्या है, आपको शुद्ध हवा भी मिलेगी, आपको जल भी मिलेगा। दूसरी बात, आपको बाहर रहने के बाद आपको बहुत सारा किराया भी देना पड़ेगा। अगर आप कोई से भी जॉब कर रहे हैं, कोई सी कंपनी में कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी वहाँ चीजें, अब ये सारी चीजें यहाँ नहीं मिलती। आपको गांव में खाना फ्री, जल फ्री, ऐसी बहुत सी सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। तो मैंने ये प्रयास करा, क्यों नहीं हम वो जो बाहर जाके कमा रहे हैं वही हम यही कमाने का प्रयास करें। यानी कि आपने जो आपको पैतृक रोजगार छो खेती बाड़ी को उनको आगे बढ़ावा की कोशिश करी, और ये बहुत अच्छा प्रयास छो। तो फिर कई प्रकार से आप खेती बाड़ी करवानी 5 बीघा में कहीं कहीं लगाओ, कई प्रकार से रोटेशन चला? नहीं, उसमें सबसे पहले तो क्या है कि अपने को जो फसल है उसको बार बार बदल कर भी बोना पड़ता है। एक ही फसल अगर हम बार बार बो रहे हैं तो उससे क्या उपज अपने को बराबर नहीं मिलती है। हमको बार बार क्या गए फसल को बदल बोलना चाहिए। तो ज्यादातर कई फसल दो आप? जी, मैं मिर्ची लगाता हूँ, लहसुन करता हूँ, प्याज, इन पे ज्यादा फोकस मेरा रहता है। तो आपने मिर्ची की बात करी, तो कहीं आपने बाड़ी भी लगा रखी है? हाँ जी। तो बाड़ी में कहीं सब्जियां में ये फायदा है इसमें बाड़ी लगाने का कि जैसे अपने लहसुन और प्याज करते हैं, लहसुन की पैदावारी या उसे अपने पैसे लेने के लिए अपने को काफी 6 महीने का वेट करना पड़ता है। अगर आपने मिर्च लगा रखी है तो अपना जो दूसरा जो खर्चा है, मान लीजिए उसमें दवाई स्प्रे करनी है या दूसरे जो खर्चे बाड़ी लगा रखी है, तो उससे क्या होता है कि हम क्या है कि हमारे एक सप्ताह में पैसे आ जाते हैं, हमारा जो फालतू खर्चा है वो उसे चला रहता है। ये भी फायदा इससे मिलता है। यानी कि आपने अतिरिक्त आय को साधन साथ में कर रखे हो, तो ये बहुत ही बढ़िया फायदा को सोचो। जी। तो कहीं आप इसके साथ पशुपालन भी करो? पशुपालन भी करता हूँ, और हर एक किसान को जो खेती कर रहा है उसके लिए सबसे बढ़िया चीज यही रहेगी कि वो क्या करे, साथ में पशुपालन भी करे। उससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे उसको। एक तो क्या है कि उसको दूध और दही भी शुद्ध रूप से घर का मिलेगा, और उससे क्या अपने गोबर भी होगा। जब गोबर होगा तो खेत में डालेंगे तो उपज भी अच्छी मिलेगी। तो कतरा घना डोर पाल रखे आप? मैंने 2 तो हमारे देसी गाय हैं, और मैं देसी गायों पे ज्यादा फोकस करता हूँ। कोरोना के बाद मैंने महसूस करा समाचारों में, अखबारों में, और यहाँ तक कि डॉक्टरों से सुना है कि जो भैंस जो रहती है, जो 40 आदमी की 40 प्लस जब भी उम्र हो जाती है तो उससे क्या, इससे फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा मैंने डॉक्टरों से सुना है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं गाय का जो बिल्कुल उसमें फैट कम रहती है, और गाय का जो सदियों से आई रहा है, गाय का जो दूध है बहुत लाभकारी रहता है। तो गाय का जो उत्पाद है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहो है, और खेती बाड़ी में तो काफी उपयोगी रहो। बिल्कुल। तो वहाँ को आप काय उपयोग खेती बाड़ी में करो? हाँ, तो क्या है कि गाय का जो गोबर रहता है उसको क्या करता हूँ मैं, बिल्कुल एक छाया में, एक पेड़ रहता है उस छाया में मैं डाल देता हूँ, मतलब 2 महीने के समथिंग उसको मैं डाल देता हूँ, और हल्का सा उस पर क्या करता हूँ मैं, छिड़काव करता हूँ। अगर मान लीजिए गर्मी है तो मैं डेली उस पर थोड़ा पानी का छिड़काव कर देता हूँ, सर्दी रहे तो 2-3 दिन में कर देता हूँ। उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्योंकि मैं छोटा किसान हूँ तो बड़े स्तर पे मैं उसका उर्वरक नहीं बना सकता हूँ। मान लीजिए कोई क्या करता हूँ कि मैं उसमें एक चद्दर बिछा देता हूँ, फिर उसको उस पर बिछा देता हूँ, मतलब मान लीजिए उसके पूरे गोबर को उस पर बिछा दिया मैंने। गोबर पे बिछाने के बाद फिर मैं उसमें केंचुए डालता, तो वो एक छोटा सा जो किसान है वो इससे बहुत ज्यादा फायदा ले सकता है। किसके? गाय के गोबर से। तो ये जो खाद बने वो आप ही इस्तेमाल करो या फिर कहीं और भी जगह? नहीं, हाँ, अगर आप ज्यादा आपके पास जानवर है, ज्यादा आपके पास गायें हैं, अगर आपके पास बच रहा है तो आप दूसरे को भी बेच सकते हैं, बहुत सारे हैं। मार्केटिंग भी कर सकते हैं, अगर आप बड़े स्तर पे करने चाह रहे हो तो इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जानकीलाल जी, आजकल लगातार किसान साथी अपना रासायनिक को इस्तेमाल कर रहा है, और अंधाधुंध तरीका से इस्तेमाल कर रहा है, बना पूछा ताचाई एक आदमी, एक किसान 2 बोरी लाके तो दूसरो 4 बोरी लाकेगा। तो एक जैविक खेती की ओर अगर अपना किसान साथी आवे तो कतरो बढ़िया रहे, इनका बारे में थोड़ा सा आप बताओ। नहीं, जैविक खेती देखो आगे वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत हानिकारक है। जैविक खेती वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। किस कारण से? अब आप देखिए यूरिया, अगर हम डॉक्टर की बात करें, कृषि विशेषज्ञ की बात करें तो वो 10 या 15 किलो बताते हैं 1 बीघे में, सफिशिएंट मानते मतलब। और हम उसमें मान लीजिए बहुत सारे किसान तो जो 1 बीघा जो जमीन है उसमें 1 बोरी डाल रहा है। अब वो क्या है, मान लीजिए हमने गेहूं बो रखा है, वो यूरिया उसमें जा रहा है, और उसी का अगर हम गेहूं वापस अपने गेहूं का आटा बनेगा, हम खाएंगे तो वो आगे जाके हमारे शरीर के लिए क्या हानिकारक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा,
हमें जैविक खेती पे जाना होगा। जैविक खेती के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, गोबर, और गोबर के लिए वापस क्या है, आपके पास जानवर होने चाहिए, तभी गोबर अवेलेबल होगा। अब एक किसान क्या कर सकता है, खेती को और पशुपालन को दोनों एक साथ अपना सकता। अपने पास मान लीजिए कोई बाड़ा रहता है, बाड़ा से अपने क्या है, उठने के बाद दूध निकालने के बाद वो कुएं पे जा सकता है। कुएं पे जाने के बाद आराम से उसके चारा डालने के बाद कृषि का काम कर सकता है। तो दोनों एक साथ काम हो रहा है, उसमें हमें अतिरिक्त मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। हम कुएं पे तो जा ही रहे हैं, साथ में अपने जानवर को भी कुआं ले जा रहे हैं। तो जैविक खेती से क्या होगा कि पैदावार बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात है कि हमें जो रासायनिक खाद है, दवाइयां हैं, इनका स्प्रे कम करना पड़ेगा। और वर्तमान में देख रहे हैं आप, बहुत सारे जो दवाइयां हैं बहुत महंगी होगी। किसान इन दवाइयों को वो देख ही नहीं रहा, वो तो देख रहा कि बगल वाले की जो फसल अच्छी है, पर वो किस कारण से अच्छी है इस चीज पे विचार नहीं कर रहा है। वो तो कि उससे बढ़िया अपनी होनी चाहिए। वो दुकान वाले के पास जाएगा, वो उसने क्या दे दिया उसको कोई मतलब नहीं, उसने जो दे दिया बस वो बता देगा हाँ ये हो रहा है, और दुकान वाले ने दे दिया, सीधा जाएगा स्प्रे कर देगा। वर्तमान की आवश्यकता है कि हमें नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि वास्तव में जो हमारी फसल है उसको किस चीज की आवश्यकता। जानकी लाल जी, एक और सवाल हमारा मन में आ रहा है कि वर्तमान समय में अपना किसान साथियों ने ज्यादातर जगह में, ज्यादातर जमीन में जो है सोयाबीन की फसल लगाई जी, और असो सुनवा में आ रहे हो और सोयाबीन का उत्पादन काफी ज्यादा कम हुए हो, आपका ही मानना चाहिए। हाँ जी, ये कुछ तो प्रगति का भी है इस बार। जैसे पानी ज्यादा ही गिरा है, लगातार पानी बरसात हो रही थी तो नमी रही, नमी से भी नहीं हुआ। दूसरी बात, किसान क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए सोयाबीन भी लगा रहे हैं, सोयाबीन की भी वेराइटी को एक ही खेत में हम बार बार वही वेराइटी नहीं डाले, वेराइटी को भी बदल बदल कर हम, तो उससे पैदावार थोड़ी अच्छी हो। साथ ही साथ में फसल चक्र का तो आवश्यक है जानकी लाल। नहीं बिल्कुल, वो तो मैंने आपको शुरू में कह दिया था, फसल चक्र तो बहुत जरूरी है। फसल बार बार हम आज मान लीजिए 5 बीघा भी है, हमने 1 बीघा में इधर गेहूं लगा दिए, दूसरी तरफ हमने प्याज लगा दिए, फिर आगे फिर लहसन लगा दिया, तो उनको बदल बदल कर जरूरी है कि हम। जानकी लाल जी, आप जो है प्याज और लहसन की खेती के लिए जाने जाओ हो, हाँ जी, तो बाहर कहीं तैयारी चल रही, कहीं फसल लगा होगा? लहसन लगाएंगे, लहसन के साथ कुछ गेहूं भी, और गेहूं में भी देखिए आप, हमारा जो एरिया इस साइड में, इसमें गेहूं की पैदावारी हम मात्र खाने के लिए करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे किसान जितना अपने को खा सकते हैं ना घर में, जितनी आवश्यकता है उतने के लिए करते हैं। तो मैं एक्चुअली प्रयास ये करता हूँ कि जो गेहूं जहाँ भी बो रहा हूँ उसमें मैं कोई सा भी रासायनिक कुछ भी नहीं डालता हूँ, मात्र गेहूं की जो फसल जहाँ बोनी है उसमें गोबर का खाद डाल देता हूँ, और कोई सा भी, ना तो उसमें दवाई का स्प्रे करना है, ना खरपतवार की दवाई, ना खरपतवार की करनी है, ना उसमें डीएपी डालनी है, ना उसमें यूरिया डालना है, कुछ भी नहीं डालना। घना साथी लोग अपना सीटिया का जो लोग है या बाहर का जो पढ़ा लिखा आदमी है भी देशी गेहूं मांगे और उनका दाम भी ज्यादा देवा के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, वो चाहते हैं ना कि बहुत सारे क्या, जिनको फसल को बेचना है, पैदावारी लेनी है, अच्छी उपज लेनी है, वो ये थोड़ी देखेगा कि ये अगले के क्या हानिकारक होगा, ये थोड़ी देखेगा, उसको तो पैदावारी लेनी है। तो वो जो सिटी के जो लोग हैं जो जानते हैं इस चीज को कि वास्तव में जो देसी तरीके से जिसने गेहूं बो रखे हैं, जिसमें बिल्कुल भी खाद यूरिया कुछ भी नहीं डाल रखा हो, है ना, तो वो पसंद करेंगे उस चीज को जो जानते हैं। तो जानकी लाल जी, जैसा कि आपने बतायो कि आपके पास जमीन कम है लेकिन फिर भी अच्छा उत्पादन ले रहा है, तो अशी कशी कशी तकनीका है जो आप उपयोग में ले रहा है या प्रयोग कर रहा है और उनका माध्यम से अपना अच्छा मुनाफा हो रहा है, अच्छा उत्पादन हो रहा है। खेत है अपना, वो समय पे उसकी जुताई होनी चाहिए। सबसे पहले समय पे अगर जुताई हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुताई होने के बाद आप वहाँ जो फसल लगा रहे हैं उसमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी जो भूमि है उसमें कौन से क्या क्या चीजों की कमी है। अगर आप गोबर का खाद डाल रहे हैं तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं, फिर आपको अदर चीजें नहीं डालनी पड़ेगी। समय पे मान लीजिए कि आप में मान लीजिए उसकी निंदाई की आवश्यकता है, आपने समय पे अगर निंदाई नहीं करी तो उसमें मच्छर आएंगे और वो जो मच्छर है फसल को नुकसान करेंगे। और निंदाई करने के बाद भी एक्चुअली देखा गया कि बहुत सारे अपने गांव में निंदाई करने के बाद भी जो मेर या तो पास में ही है, उस मेर में ही वो जो निंदाई में निकला हुआ जो भी कचरा रहता है वही डाल देते। इससे क्या होता है, वहां भी अगर देखे जाए तो उसमें मच्छर आते हैं, फंगस आती है, फसल को नुकसान करती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे निंदाई करने के बाद जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको हम बाहर डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में जानकी लाल जी, आपसे जान पूछा कि लहसन की बुआई बार करोगा तो कई प्रकार से आप खेत तैयार करने को चाहे। देखिए, इसमें सबसे पहले तो किसान भाई से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि समय पे उसकी ट्रैक्टर से या किसी भी जो भी उनके पास साधन है वो जैसे भी जितना जल्दी हो सके, है ना, समय पे उसकी जुताई होनी चाहिए ताकि उसको धूप भी मिल जाए, हवा भी मिल जाए, अंदर तक चल जाए। फिर दोबारा जब भी उसकी करें, दोबारा से हकाई करें, जुताई करें उसकी, तो दोबारा भी बढ़िया परफेक्ट तरीके से देखना चाहिए। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, ट्रैक्टर वाले को और इनको कह दिया वो चले जाते हैं, अब उनको पता ही नहीं कि भाई अपने वो जो ट्रैक्टर जो निकाल रहा है वो सही रूप में चल रहे हैं। मतलब ये वहाँ खेत पे रहने के बाद अपने को मॉनिटरिंग भी करना जरूरी है कि वास्तव में उसकी जुताई हो
हो रही नहीं हो रही वो भी रहेंगे। जुताई करने के बाद अपने को देखना है कि जो अपने पास बीज है हम उपचारित करें। मान लीजिए कि अपने भूमि के अनुसार मान लीजिए उसमें नाइट्रोजन की, फास्फोरस की किसकी कमी है वो डाल दें, साथ में डाल दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, जो बीजोपचार की आपने बात की, तो बीजोपचार का जैविक तरीका से भी हो? हाँ, जैविक तरीके से भी होते हैं भाई। ये जो कृषि विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि जो गोमूत्र होता है वो कभी भी उसकी डेट एक्सपायरी नहीं होती, ऐसा कहते हैं। तो मैंने भी ये प्रयास करा। पहली बात तो क्या है कि अपना अगर खुद का अपनों ने बीज तैयार कर रखा अपने खेत पे, अपने ने खुद ने उसकी मॉनिटरिंग कर रखी है, फिर आपको कोई से भी बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो है, अगर अपने हाथों से अपनों ने बीज तैयार, तो फिर उनके बाद कहीं तैयारी करोगा चुपाई की? समय पे मान लीजिए चुपाई कर देंगे। चुपाई करने के बाद निंदाई भी करनी जरूरी है। जैसे चुपाई करने चुपाई की बात करा अपने, तो घना साथी लोग अपना सिडिल से भी चुपाई करवावे और घना साथी लोग हाथा से भी, मजदूरा से भी करवावे। कई अंतर है दो ही चीजें में। देखिए सिडल में जो होती है उससे तो क्या होता है कि हाँ थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि पैसे की अपने बचत हो जाती है, पर उसमें बीज भी इतना वेस्टेज चल जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि दोनों तरफ से, खेत के दोनों तरफ से जब ट्रैक्टर जो है ना सिडल जो घूमती है, तो वहाँ जो बीज है बाहर गिर जाएगा या ऊपर गिर जाएगा। या मान लीजिए लहसन का ही है, तो लहसन के बीज को अपने जिस तरीके से अपने उसको गाड़ना चाहिए या जमीन में रखना चाहिए उस तरीके से जाएगा। कोई आड़ा चल जाएगा, कोई ऊपर चल जाएगा, कोई नीचे चल जाएगा। तो उससे क्या है कि वो जो पौधा है उसकी गोले नहीं आ पाएगी, उत्पादन भी कम रहेगा। और हाथा से चुपाई था कि जो भी लहसन है उनको पूरा जो है लहसन तैयार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। इमा जैसा लहसन की खेती करो और प्याज की करो, तो इमा कतोक मुनाफो जाओ थोड़ो बताओ सा। जी, मैं जब पहली बार मैंने खेती आरंभ करा तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि जैसे मैंने उसकी मिट्टी की जांच कराई। जांच कराने के बाद मुझे लग रहा था, जो वहां से बताया था कि आपके इसमें कैल्शियम नाइट्रेट की कमी। तो वो जैसे ही मैंने कैल्शियम नाइट्रेट उसको दिया, उसके बाद जब मैं उसको जयपुर मंडी में लग गया तो वो यहाँ गाँव का टॉप प्याज निकला था। उस समय 48 ऐसे कुछ बिका था, उस समय का टॉप था। और उस समय मैंने 2 बीघे में 6 या 7 लाख प्याज हो गया था। वही मान लो कहीं ऐसी समस्या योग खेती करबे समय या प्याज लगाते टाइम या कोई भी समस्या अगर आगी, कई बात समझ में नहीं आई, तो फिर आपने कहीं करियो, कोई से पूछताछ करी के कहीं करियो? बहुत सारे जैसे ग्राम सेवक भी होते हैं, कृषि से संबंधित भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से जानकार है, या बुजुर्ग लोग हैं जो लंबे समय तक खेती करते आ रहे हैं, उनसे भी मतलब सलाह तो मैंने बहुत सारे से ली है। जो भी मेरे को लगा कि हाँ ये अच्छे तरीके से खेती कर रहा है, जो भी मुझे लगा उससे मैंने जानकारी लेने का प्रयास। आजकल पढ़िया लिखे होगा को घणो फायदो है। आप तो एक पढ़िया लिखे शिक्षित किसान हो, खेती बाड़ी को कतरो फायदो हो जाए पढ़िया लिखे होगा के बाद? नहीं, बिल्कुल फर्क तो पड़ता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको मान लीजिए कि मार्केट का भी ध्यान रहता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अखबार आप देख रहे हैं, आजकल तो क्या है, आजकल ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया का जमाना आ रहा है, नेट का जमाना आ रहा है, आपको बाहर के मार्केट की भी आवश्यकता है। आप बाहर के मार्केट को भी देखकर अपनी फसल का चुनाव कर सकते हैं कि मुझे इस बार कौन सी फसल ज्यादा बोनी है। अक्सर मैंने देखा है किसान भाई ये कि एक आध साल अगर किसी की रेट अच्छी आ गई है तो अगले साल लगातार सारे किसान उसी फसल को बो देते हैं। तो वो भी क्या है कि अच्छा नहीं है। पिछले साल हमने देखा कि लहसुन काफी अच्छा भाव था, मैंने भी 35,000 रुपए पर कुंटल के भाव से मैंने भी बेचा। अब इस बार, जबकि मैंने पिछली बार क्या करा था, 1.5 बीघा का लहसुन बोया था, लेकिन इस बार मैंने उस बार समझ लिया था कि किसान ये नहीं समझ रहा है कि मार्केट क्या चल रहा है, विश्व बाजार क्या चल रहा है, ये नहीं समझ रहा है। उसने 30,000 रुपए पर कुंटल के भाव से लहसुन को खरीदा है और बोया, जिसके पास बीज अवेलेबल नहीं था। अब उसकी हालत अभी देखिए। तो किसान साथियों से मेरा अनुरोध है कि बीड़ के साथ नहीं चले। सारे किसान देख लें, हमारे एरिया में अभी एक बुआई चल रही, बहुत जबरदस्त चल रही है, अश्वगंधा लगातार बीज अभी हर एक किसान से पूछे तो अश्वगंधा। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए, हाँ फसल हमें सब तरीके लगानी चाहिए, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि भी सभी बोना है। अभी मान लीजिए बहुत सारे देखें गेहूं नहीं रहेंगे किसी के पास, या पिछली बार इस बार थोड़ा लहसुन का भाव गिर गया तो लहसुन को डाउन कर देंगे, अश्वगंधा पे आ जाएंगे। अब अगली बार देख लेना आप, अश्वगंधा हो सकता है डाउन आ जाए। सही बात है। तो एक ही फसल पे भी निर्भर नहीं रहना चाहे और सोच समझ के समझदारी के साथ खेती बाड़ी करनी चाहे। जी जानकी लाल जी, समय अपने पास काफी कम है और अपना जो कई साथी लोग आपको कार्यक्रम सुन रहे हैं, किसान साथी लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, कहीं सलाह देबो चाहो, कहीं खेबो जाओ अपने साथी हैं आप? जी, मैं सभी किसान साथियों से कि फसल को बार बार बदल कर बोए। और दूसरी बात, एक बार किसी फसल का अगर भाव आपको मिल रहा है, मान लीजिए आपने बोई, आप भी चाहते हैं कि नहीं कि पिछले किसान ने 1 बीघे से 4 लाख कमाए और हम भी अगर दूसरे साल उसी फसल को 3 या 4 बीघा में कर दे, तो स्वाभाविक है डिमांड तो है। अगर मान लीजिए डिमांड है तो रेट बढ़ेगी, अगर डिमांड नहीं है तो एकदम से दड़ाम आ जाएगा किसान के साथ। यही ट्रेजेडी एक्चुअली होती। साथियों, ये था एक छोटा सा गांव गादिया गुराडिया से माँ किसान जानकी लाल जी नागर। और जानकी लाल जी, आप माँ स्टूडियो में पधारे और अतिरिक्तों की जानकारी, अतिरिक्तों की बातचीत आपने करी। गणो धन्यवाद। राम राम से। राम राम से।
राम राम सर। तो बीनू जी, जानकी लाल जी ने अपना विचार बताया और देखो कतरी बढ़िया बढ़िया बातें उन्होंने बताई कि भाई कई प्रकार से जो है फसल के चयन करना चाहे, बाजार भाव देखना चाहे, पूरा विश्व की ओर नजर झांक के देखना चाहे, कई कई फसल अपना लगानी चाहे, अन पे बहुत विस्तार से यानी जानकारी दी। हाँ, और अपना स्वास्थ्य को देखता हुआ कशो उत्पाद आपने लिए उपयोगी है, एक ही बात की जानकारी भी मैंने बहुत अच्छी दी। बीनू जी, मैं तो यूँ कहूँ अपन जो घर की साग सब्जी लगावा, कहीं भी थोड़ी बहुत लगावा, घर पे ही लगावा, घर के लिए अपने लिए कम से कम अपने तो स्वस्थ रहा। और साथ ही साथ में अगर कोई व्यापार कर रहा हो, व्यापार बाजार के लिए भी बुआई कर रहा है, तो वहाँ से भी यही कहवा चाहूँ कि कम से कम आप रसायन को इस्तेमाल करें। हाँ, और इमा जैविक अगर खेती करे तो लागत भी कम हो। सही बात है, बिल्कुल लाभ है। तो अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखता हुआ, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करे है, तो ये बात को ध्यान रखता हुआ अगर अपन जैविक खेती को पर जोर देवा, जैसा कि अपना जो प्रगतिशील किसान आज स्टूडियो में आया था वहाँ ने बतायो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। किसान भाई बहनों को स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य ही सर्वोपरि मानोगी। सही बात है। तो निश्चित तौर से अपना किसान से सुनी थी की जानकारी अपना साथियों भी पसंद आई होगा। कार्यक्रम में और भी आगे चला और आज का कार्यक्रम में अपना जानकारी की जो बातें हैं उन पे भी अपना विचार करा। तो आज आप जानकारी की बातें कहीं ले रहे हो? आज अपन जानकारी देंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ग्रामीण प्रवासियों आजीविका रोजगार प्रदान करने के लिए भारत सरकार को एक विशाल सार्वजनिक कार्य योजना है, जने 20 जून 2020 के दिन बिहार के खगड़िया जिला से शुरू करे गए थे। और यो कार्यक्रम कोविड-19 की महामारी के बाद जो किसान जो श्रमिक गांव में वापस लौट आया था, वहाँ का कौशल को देखता हुआ कि वो कोई व्यवसाय कर सके, कोई काम कर सके और एक बुनियादी विकास के साथ अपनों भी विकास कर सके। और साथ ही साथ ई योजना का माध्यम से जो यो अभियान है इसका अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वह भी आगे बढ़ी है। के साथ में बिनू जी, अब अपनो कार्यक्रम को टाइम भी पूरा होगा के और आ रही है, तो दियो आपका साथी धन्नालाल नागर और आपकी बीनू बेन करता ही आज्ञा। राम राम। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।